हैं, बहुत सारे रिपोर्ट्स निकलते हैं, स्कैन्स होते हैं, डाइट, एक्सरसाइज सब कुछ बताया जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये तो है ही है जो आप टेक केयर करते हैं, लेकिन मैं वो बताना चाहूंगा जो कि शायद कभी अनजाने में अनकॉन्शियसली उस चीज का उतना ध्यान हम लोग रख नहीं पाते हैं। आज के समय में न्यूरोसाइंस यह कहता है कि बच्चा प्रेगनेंसी जो है वो बच्चा ग्रो होने का तो एक प्रोसेस है ही, लेकिन साथ ही साथ वो जो 9 महीने होते हैं वो एक इमोशनल एनवायरनमेंट में होता है। वो इमोशनल एनवायरनमेंट अर्थात क्या? मतलब बच्चा सिर्फ ग्रो नहीं कर रहा है अर्थात फिजिकली, लेकिन बच्चा वो एक्सपीरियंस भी कर रहा है, अनुभव कर रहा है। क्या अनुभव कर रहा है? वो सब कुछ अनुभव कर रहा है कि जो कि आप अंदर ही अंदर फील करते हैं अपनी इमोशंस को। अर्थात एक्सपीरियंस का मतलब ये नहीं कि बच्चा क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है, लेकिन वो क्या फील करता है। आप भोजन के माध्यम से तो उसे सब कुछ दे रहे हैं। भोजन के माध्यम से उसे हर एक चीज दे रहे हैं, जितना भी न्यूट्रिएंट्स होता है खुद के लिए। इसलिए हम लोग बहुत केयर करते हैं कि माँ को बहुत अच्छा अच्छा खाना चाहिए, प्रोटीन विटामिन सब कुछ खाना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स का बहुत ध्यान रखा जाता है। लेकिन इससे तो शरीर बहुत अच्छा बन जाएगा, लेकिन और एक जो चीज जो कमी रह जाती है वो होती है हम उसे किस तरह का इमोशनल हेल्थ दे पा रहे हैं। और इमोशनल हेल्थ ऐसा नहीं है कि गर्भ से निकलने के बाद आप दे पाएंगे, क्योंकि अभी जो स्टेज है वो सिर्फ रिसीविंग का है। बच्चा जो है वो सिर्फ रिसीव कर रहा है जो भी आप देते हैं। आगे जाके तो वो कुछ लेगा, कुछ रिजेक्ट करेगा, कुछ लेगा, कुछ रिजेक्ट करेगा। लेकिन अभी आपके पास ऑप्शन है। बच्चा हर एक चीज सुन रहा है, महसूस कर रहा है, फील कर रहा है और रिसीव कर रहा है जो भी आप देना चाहें। तो यह वो समय होता है और यहीं पे वो मिरेकल हो सकता है, वो जादू हो सकता है कि बच्चों को जब आप पकड़ रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, लेकिन वो प्यार का इमोशंस या जो भी उससे लर्निंग देनी है, जिस तरह का आप उसको बनाना चाहते हैं, वो हर एक चीज उसमें आप प्रोग्राम कर सकते हैं। और इसमें कोई रिजेक्शन नहीं होगा। जैसे बच्चा जन्म लेने के बाद बहुत चीजें आप बोलते हैं, आधा हो सकता है वो सुने, आधा उसको अच्छा नहीं लग रहा है वो नहीं सुने। और हमें ये लगता है कि बच्चा को इतना मैं बोलती हूँ, इसके लिए ये सही है वो सही है, लेकिन फिर भी वो सोचता नहीं है, सुनता नहीं है। समझ पा रहे हैं? लेकिन अभी का जो ये समय है ना, अभी 9 महीने तक इस चीज को अगर समझ जाए कि किस तरह से बच्चे को प्रोग्राम करना है, तो आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। और यही समय होता है जब हम उसे हर एक इमोशनल सेफ्टी का फील करवा सकते हैं। चाहे वो सेफ्टी का हो, पीस का हो, कामनेस का हो। हम लोग चाहते हैं कि बच्चा गुस्सा ना करे, लेकिन हम अगर गुस्सा करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें यह प्रोग्राम बन रहा है कि गुस्सा भी किया जा सकता है। हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उसे ये भी आ रहा है कि डिस्टर्ब हुआ जा सकता है। सिर्फ यही नहीं, वो चीज कहीं ना कहीं उसके अंदर वो निगेटिव इमोशन को प्रोग्राम कर रहा है। तो इसीलिए कहा जाता है कि माँ को बहुत खुश रहना होता है 9 महीने तक। और ये वास्तव, ये साइंस है। किस तरह से होता है वो हम लोग समझेंगे कि यह जो हम समझे कि ये एक एनवायरनमेंट बनाता है, लेकिन ये जो एनवायरनमेंट बनता है वो कैसे बनता है और किस तरह से वो फील करता है। तो इसके लिए हम पहले ये समझते हैं कि बेबी का जो ब्रेन होता है, तो पहले क्या बनता है। अर्थात हमारा दो ब्रेन होता है, एक होता है इमोशनल ब्रेन और एक होता है लॉजिकल ब्रेन। लॉजिकल ब्रेन अर्थात जो लॉजिकली सोच रहा है कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इमोशनल ब्रेन जिसमें सिर्फ इमोशंस है। तो आज के समय में आज के रिसर्चेस ये कहते हैं, न्यूरोसाइंस में ये कहा जाता है कि इमोशनल ब्रेन सबसे पहले डेवलप होता है। इसे हम लिम्बिक सिस्टम भी कहते हैं। तो सम टेक्निकल वर्ड्स में मैं नहीं जा रहा हूँ, मेडिकल वर्ड्स में मैं नहीं जा रहा हूँ। जस्ट बहुत सहज सरल शब्दों में बताने का प्रयास करूंगा कि जैसे लॉजिक जो होता है, जिसमें बहुत समय हम लोग सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, लॉजिकली सोचते हैं ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करूँ हाँ ना, मतलब बहुत थॉट हमारा चलता है।
ये सब बाद में आता है, लेकिन ये लॉजिकल ब्रेन बाद में आता है, लेकिन उससे पहले जो आता है वो होता है हमारा इमोशनल ब्रेन। अब इस स्टेज में बच्चा ये सवाल नहीं पूछ रहा है कि मम्मी का मूड कैसा है, लेकिन आप जैसा भी फील कर रहे हैं उससे वो लेता है कि मैं सेफ हूं या अनसेफ हूं। बच्चे के लिए ये आवश्यक होता है। अर्थात चूंकि वह सोच नहीं सकता है लेकिन फील कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप डर रहे हैं, किसी चीज को लेकर बहुत चिंताग्रस्त है, बहुत स्ट्रेस में है, उस समय आपका इमोशन की स्थिति कैसी होगी, ये सोचिए। जो आपकी स्थिति है, कहीं ना कहीं वो सिग्नल, वो इंफॉर्मेशन, वो इमोशन, वो फीलिंग्स आपके बच्चे में भी जा रहा है। उसको भी लग रहा है कि नहीं, कुछ समथिंग गड़बड़ है, कुछ समथिंग गड़बड़ है। तो कहने का अर्थ यह है कि बच्चा आपके गर्भ में रह के सिर्फ भोजन, न्यूट्रिएंट्स फिजिकली ले नहीं रहा है, लेकिन इमोशनली, और यही इमोशनली भी सब कुछ रिसीव कर रहा है। और यही कारण थोड़ा म्यूट कर लेंगे जो भी अनम्यूट किए हैं। थैंक यू। ओके। जैसे हम लोग घर का फाउंडेशन बनाते हैं, फाउंडेशन बनाने के बाद उसके बाद घर खड़ा करते हैं, तो हम लोग जैसे चाहे उसके बाद घर बना सकते हैं। लेकिन आज क्या होता है प्रॉब्लम, कि हम लोग इमोशनल हेल्थ का फाउंडेशन तैयार नहीं करते हैं, और इसी कारण से आज के समय में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इमोशनल हेल्थ को लेके है। तो आज इसी चीज को हम लोग गहराई से समझना स्टार्ट किए हैं। तो क्या हम लोग समझे कि हमारा ब्रेन जो कि इमोशनल ब्रेन पहले हमारा तैयार होता है, और हमें इसीलिए उसे इमोशनल हेल्थ देनी होती है। अभी हमें यह समझना है कि हमने समझ लिया कि अच्छा, उसका पहले ब्रेन होता है, एंड उसके बाद उसका ब्रेन तैयार हुआ, वो इमोशन को मेरे कैच कर रहा है, लेकिन उसके बाद और एक चीज क्या हो रहा है, लॉजिक उसमें नहीं चल रहा है, इसलिए वो हर एक चीज एक्सेप्ट कर रहा है। ये तो हुआ, लेकिन ये हार्ट टू हार्ट कनेक्शन का क्या मतलब हुआ, एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? तो यहाँ पे होता है कि इसको कहते हैं जो साइंस होता है, साइंस में कहा जाता है बायोलॉजिकल को रेगुलेशन कहते हैं। कहने का भाव यह है कि बेबी का जो नर्वस सिस्टम है वो अभी इमेच्योर है, वो अभी तक पूरी तरह से तैयार हुआ नहीं है। लेकिन माँ का और बेबी का नर्वस सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, और उसके पास अपना कोई इमोशनल रेगुलेशन इसलिए होता ही नहीं है, उसके पास अपना कोई इमोशनल रेगुलेशन नहीं होता है। इसी कारण से जब माँ शांत होती है तो बच्चे का श्वास जो होता है, ब्रीथिंग जो होता है, वो भी स्लो डाउन हो जाता है, हार्ट रेट जो होता है वो भी बैलेंस हो जाता है। बेबी को एक मैसेज मिलता है, नहीं, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ओके है। और जब माता जो फीमेल्स मदर्स जो है बहुत टेंशन में है, टेंशन कर रही है, बार बार मूड ऑफ, बार बार इरिटेशन हो रहा है, बच्चे को सिग्नल जाता है कि कुछ कुछ गड़बड़ है, कुछ सही नहीं है। तो इस तरह से उसका अप एंड डाउन होता है। रीजन, बच्चा जो है वो रीजन नहीं समझता है, लेकिन जस्ट सिग्नल को रिसीव करता है, जस्ट सिग्नल को रिसीव करता है। तो ये नर्वस सिस्टम और उसका सिंकिंग होता है, सिंक्रोनाइजेशन होता है। अर्थात मदर का जिस तरह का नर्वस स्टेट है, उसी तरह का नर्वस स्टेट वो भी फील कर पा रहा है, कंटिन्यूअस एक साइलेंट डायलॉग के माध्यम से। ये एक कनेक्शन बन जाता है। अब यहाँ पे सोचने की बात यह है कि हमें कितना केयर करना होगा अपने इमोशन के ऊपर, क्योंकि अगर हम अकेले हैं वो तो इमोशन सिर्फ मुझे ही हार्म कर रहा है, लेकिन अभी मेरे अंदर और एक कोई है जो कि वो इमोशन, मैं, मेरा जैसा इमोशन है उसका भी उसी तरह का इमोशन बनता जा रहा है। समझ पा रहे हैं ये किस तरह से हमारा इमोशनल हेल्थ बनता है, और क्यों बच्चे आज के ज्यादातर बच्चों में ये कंप्लेन दिखाई देता है? तो यही होता है कि हार्ट टू हार्ट रेजोनेंस होता है, अर्थात हमारा नर्वस सिस्टम से एक नर्वस सिस्टम से और एक नर्वस सिस्टम में
जो ट्रांसमिशन होता है, जो कि सिंक्रोनाइजेशन होता है। तो हम जो भी सुनते हैं, जो भी फील करते हैं, बच्चा भी उस समय सुन रहा है, फील कर रहा है। तो यही होता है कि हमारा नर्वस सिस्टम किस तरह से हमें केयर करना होता है। अभी यहाँ पे मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, उदाहरण देता हूँ, एक सिंपल सा उदाहरण मैं देता हूँ कि मान लीजिए कि कोई एक आपका ही दोस्त है। अब वो दोस्त आपका बहुत अच्छा दोस्त है। अब उस दोस्त ने आपको इनवाइट किया कि तुम आओ, वो अपनी जगह पे इनवाइट किया, अब वो जहाँ पे रहता है। आपको पता नहीं वो जगह कैसा है, नहीं है, कोई पहाड़ी इलाका है या कहीं पे भी, वो अपने जहाँ पे रहता है वहां पे आपको इनवाइट किया। तो जब इनवाइट किया, आप बहुत ही एकदम अंदर से खुश हैं, आपको एकदम एक फेथ है उस दोस्त के ऊपर कि मैं जाऊंगा, हर एक चीज का केयर मेरा दोस्त करेगा, चाहे रहने का हो, खाने का हो, वहां पे जो भी दिक्कतें हैं हर एक चीज का मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा। इस फीलिंग्स के साथ, इस इमोशन के साथ, इस विश्वास के साथ आप उसके घर में जाते हैं। लेकिन उसके बाद उस आपका दोस्त आपका कोई केयर ही नहीं करता है। आप किस घर में रह रहे, सिर्फ घर रहने के लिए एक छोटा सा घर दे दिया, और उसके बाद आपको खाना ठीक से मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, खाना भी मान लीजिए टाइम से आपको दे देता है, लेकिन आके आपको पूछना है कि कैसे हो, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है, ठंडा तो नहीं लग रहा है, गर्मी तो नहीं लग रहा है, आपको कोई केयर ही नहीं कर रहा है, आपको कैसा लगेगा? सिर्फ वो आपको रहने के लिए जगह दे दिया और टाइम से वो व्यवस्था कर दिया, और वो टाइम से खाना मिल जाता है। बाकी वहां पे आप पूरे अकेले हैं, आप किसी को नहीं जानते कौन सा जगह है, आपको डर लग रहा है, आपको चिंता हो रही क्या होगा नहीं होगा, कैसा लगेगा? आप क्या अगली बार उसके पास जाना चाहेंगे? दूसरी बात कि उसके साथ आपका रिलेशन भी कैसा रहेगा? जब मान लीजिए कि वो आपके घर में आता है, तब आपका रिलेशन उसके साथ कैसा रहेगा? आप क्या उसके साथ बहुत अच्छी तरह से बिहेव कर पाएंगे? मैं एक्चुअली ये कहानी क्यों सुनाया? एक्चुअली ये कहानी बहुत सारी माताओं की है, मदर्स की है। इसको रिलेट कीजिए अपने साथ कि बच्चे को आपने इनवाइट किया, आपने उसे रहने के लिए जगह दे दिया, अपना घर, खाने के लिए आप टाइम से जगह खाना खा रहे हैं, लेकिन बाकी और कोई केयर नहीं कर रहे हैं। आप टेंशन किए जा रहे हैं, आप गुस्सा किए जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो ऑटोमेटिकली वो उसको गुस्से का फील, डर का फील, हर एक चीज उसको फील हो रहा है। जब वो बाहर निकलेगा, आपके साथ उसका बॉन्डिंग क्या बहुत अच्छा हो पाएगा? एक्चुअली यही दिक्कत होता है। किसी कारण से देखा जाता है जन्म के बाद बच्चा का माँ के साथ उतना अच्छा बॉन्डिंग नहीं है। उसे भी पता नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसे भी पता नहीं है, माँ को भी पता नहीं है। कि हम का जब काउंसलिंग होता है, हम थेरेपीज भी करते हैं, तो थेरेपीज में हम क्या करते हैं कि इस चीजों के जड़ पे जाते हैं कि आखिर ऐसा जो हो रहा है क्यों हो रहा है। तो उसको हम लोग कहते हैं एज रिग्रेशन, रिग्रेशन में हम लोग जाते हैं। जब रिग्रेशन अर्थात पीछे में लेके जाते हैं कि कहाँ से इसका शुरुआत हुआ, जड़ कहाँ पे था, तो देखा जाता है कि इसका जड़ कहीं ना कहीं गर्भ में वो बहुत टेंस था, बहुत उसे दिक्कतें हुई, और जिस कारण से उसका माँ के साथ बॉन्डिंग नहीं हो पाया। और उसे हम लोग कहते हैं इनर वॉर्म हीलिंग, अर्थात वॉर्म को भी हील कैसे किया जाए, या रिलेशन को किस तरह से हील किया जाए। तो कहने का भाव, क्यों मैंने इस चीज को थोड़ा डिटेलिंग में आपको बताया, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस मैटर है, ये समझने की आवश्यकता है कि हम भले सब कुछ भोजन ये सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन इमोशन का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। उसी तरह से आपके साथ उसका जन्म के बाद बॉन्डिंग होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग समझ लिए कि किस तरह से उसे हम इमोशनल एनवायरनमेंट देते हैं, किस तरह से ब्रेन, उसका इमोशनल ब्रेन तैयार होता है जो कि सिर्फ रिसीव करता है, उसका चूंकि लॉजिकल ब्रेन नहीं है, इसलिए उसमें यस नो वाला सिस्टम नहीं है। जो भी आप देंगे वो रिसीव करेगा, उसका इमोशन बनेगा। और उसके बाद हमने ये समझा
कि किस तरह से हमारे हाथ में है उस चीज को ठीक करना। अभी हम ये समझेंगे कि ये जो कनेक्टिविटी होती है कि आपसे उसके अंदर तक जा रहा है, वो कैसे जा रहा है। तो ये होता है हॉर्मोन्स के माध्यम से। हॉर्मोन्स को आप इस तरह से कह सकते हैं कि ये केमिकल मैसेंजर होते हैं। हमारे अंदर जैसा इमोशन होगा उसी अनुसार हमारे केमिकल मैसेंजर्स बनेंगे। और खासकर इसमें खासकर दो तरह के हॉर्मोन्स होते हैं जो कि अभी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। देखिए, बॉडी, आपका बेबी आपके सोच को नहीं सुनता है लेकिन आपके हॉर्मोन्स को एक्सपीरियंस करता है। हॉर्मोन्स के माध्यम से उस फीलिंग को एक्सपीरियंस करता है। ये केमिकल मैसेंजर होता है। अर्थात जब मान लीजिए कि हम स्ट्रेस में होते हैं, डरे हुए रहते हैं, उस समय हमारे हमसे हार्मोन जो निकलता है उसको कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन, जिसमें आते हैं कॉर्टिसोल होते हैं, एड्रेनलिन होते हैं। ये स्ट्रेस हार्मोन है। तो स्ट्रेस हार्मोन हमें क्या करता है, हमारे अंदर ये जो अनईजीनेस इसका फील करवाता है। उसी के विपरीत अगर हम कहें कि जब हम बहुत खुश होते हैं, बहुत प्यार में होते हैं, बहुत अच्छा फील करते हैं, तब हमारे अंदर से बॉन्डिंग हार्मोन या लव हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिसको हम लोग ऑक्सीटोसिन कहते हैं या सेरोटोनिन। अभी ये दोनों का बहुत अच्छा रोल है। अब कहने का भाव यह है कि मान लीजिए कि कोई चीज हुआ, घर में कोई प्रॉब्लम हुआ और हम बहुत स्ट्रेस में आए, तो हमारे अंदर, या किसी से बहुत प्रॉब्लम हो गया, गुस्सा आया, स्ट्रेस हुआ, यहाँ से हमारा रिलीज क्या हुआ, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हुआ, कॉर्टिसोल रिलीज हुआ। लेकिन वो सिर्फ रिलीज नहीं हुआ, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ये गर्भ का फोटो है। यहाँ पे प्लासेंटा के थ्रू वो जो केमिकल है, वो जो हार्मोन है, वो उसमें एंटर करता है। प्लासेंटा के थ्रू आपके बेबी में एंटर करता है। और वही पाथवे है जहां से ऑक्सीटोसिन भी एंटर कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह हो जाता है कि हमें समझ नहीं आता है कभी कभी हमारे इमोशनल, चूंकि हमने हमने सब चीज का केयर किया, अपने इमोशन का केयर नहीं किया, तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस हार्मोन भी हम उसे देते हैं। लेकिन देखिए, ये यहाँ पे क्या होता है ना कि हार्मोन भले हमें न दिखे, जैसे एसी नहीं दिखता है, एसी हमारे घर में है, एसी भले नहीं दिखाई दे लेकिन ठंडक हमें महसूस होती है। उसी तरह से ये जो हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज हो रहे हैं, वो हमें दिखे ना दिखे, लेकिन बच्चे को फील करवाता है, जैसा जैसा भी हार्मोन रिलीज हो। लेकिन ये इमोशनल वेदर जो बनाता है, ये इमोशनल एक वेदर बनाता है, अभी हमारे हाथ में होता है कि हम किस तरह का वेदर उसको देते हैं। समझ पा रहे हैं? ये हॉर्मोन्स हमारे एसी की तरह है, भले दिखाई ना दे लेकिन बच्चे को फील करवाता है। तो हमें कितना केयरफुल होना होता है अपनी इमोशन को लेके। तो ये हमारे इमोशनल मैसेंजर होते हैं। इसको हम लोग समझेंगे कि किस तरह से हम ऑक्सीटोसिन को बढ़ा सकते हैं, किस तरह से इस स्ट्रेस को हम लोग कम कर सकते हैं। इस हर एक चीज को समझेंगे। पहले हम टोटल प्रोसेस को हम लोग समझ रहे हैं कि किस तरह से हमारे अंदर ये टोटल प्रोसेसेस चलते हैं। अभी चूंकि स्ट्रेस के बारे में कहा गया, लेकिन यहाँ पे मैं पहले ही आप लोग को बोलूंगा, यहाँ पे आप लोग चिंता ना कीजिएगा कि ऐसी बात नहीं है कि बहुत समय ये होता है कि कोई माता या कोई बहन बहुत चिंता कर रही होगी और वो अभी ये सेशन अटेंड कर रही है और उन्हें लगेगा कि मैं तो इतना चिंता करती हूँ, मतलब मेरे बेबी को क्या नुकसान होगा। नहीं होता है। एक्चुअली रिसर्च कहता है कि कभी कभी जो स्ट्रेस होता है, ओके ठीक है, लेकिन वो अगर क्रॉनिक हो जाता है, लंबे समय तक चलता जाता है, तब वो नुकसान करता है, तब वो चिंता का विषय है। तो इसलिए स्ट्रेस से ज्यादा स्ट्रेस हुआ वो भी उतना प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रेस हुआ वो भी उतना प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, अच्छी बात क्या है पता है, स्ट्रेस के बाद आप जो वापस रिवर्ट होके आ रहे हैं, कितनी जल्दी आप आ रहे हैं। ये बच्चे को कहीं ना कहीं यह सिखाता है कि भले लाइफ में स्ट्रेस आए लेकिन हम जल्दी से रिकवर भी हो सकते हैं। समझ पा रहे हैं आप?
तो हर एक चीज को हम किस एंगल से लेते हैं। लेकिन वही मैंने बोला, स्ट्रेस अगर लॉन्ग टर्म तक चलता है, बहुत समय तक चलता है, तो उसे भी लगेगा कि स्ट्रेस होना स्वाभाविक है, स्ट्रेस में रहना स्वाभाविक है। फिर मैंने बोला कि स्ट्रेस आज के समय में एक तरह से बहुत कॉमन हो गया। ठीक है, स्ट्रेस आया, कोई प्रेशर आया, लेकिन हम माँ जितना जल्दी उससे ओवरकम होती है। मान लीजिए कि किसी कारण से आया और हम अगले 10 से 15 मिनट में खुद को एफर्मेशन देके थोड़ा पॉजिटिव सोच के फिर से हम कूल डाउन कर लिए। बच्चा क्या समझा, बच्चे को क्या प्रोग्रामिंग मिला, ये प्रोग्रामिंग मिला कि ओके स्ट्रेस आया, ये समझ गया, लेकिन इससे भी हम बहुत जल्दी रिकवर हो सकते हैं। कहीं ना कहीं इस तरह से कि बहुत फिजिकली बहुत कोई थक गया, उसके बाद वो रेस्ट लेता है, रेस्ट लेके उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाता है। तो ठीक उसी तरह से ये चीज है कि बच्चे को हम ये प्रोग्रामिंग दे सकते हैं। ठीक है, तो साइंस क्या कहता है कि हमारा जो भी फीलिंग्स है वो एक वेदर की तरह से बच्चा वेलकम करता है। उसे ये नहीं समझ है, उसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। Am I audible? Okay, just a second. Yes, yes, you're audible. ओके ओके ओके, जस्ट मेरा स्क्रीन थोड़ा सा पॉज हो गया, मैं फिर से शेयर करता हूँ। जस्ट गिव मी अ व्हाइल। ओके, जब तक मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ तब तक मैं वर्बली ही आपके साथ इंटरेक्शन करता हूँ। जो मैं कहना चाह रहा था कि यहाँ पे जो, जस्ट ओके ओके, यहाँ पे जो मैं कहना चाह रहा था कि स्ट्रेस होना आज के समय में बहुत कॉमन चीज हो गया है। लेकिन यहाँ पे बात सही है कि स्ट्रेस जब होता है तब हमारे अंदर इसको बहुत हम लोग इजीली कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस चीज को हम लोग को समझना होगा कि स्ट्रेस हमारे ऊपर है कि हम इसको किस तरह से कंट्रोल करें, और इसके लिए हमें पद्धतियां सीखनी होगी जिससे हम अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कर भी सकते हैं। और इस स्ट्रेस को कंट्रोल जब हम लोग करेंगे तो वो सिर्फ कंट्रोलिंग आपके अंदर नहीं होगी, लेकिन वो बच्चों के अंदर भी होगी। बच्चे भी वो कंट्रोलिंग को सीखते जाएंगे। आप अगर सीख रहे हैं कि किस तरह से अपने मन को शांत रखना है, कूल रखना है, काम रखना है, ये सिर्फ आप नहीं सीख रहे हैं, आपका बच्चा भी सीख रहा है। इसीलिए पौराणिक कथाओं में अभिमन्यु का उदाहरण दिया। अमित सर, आप बिना प्रेजेंटेशन के ही हमें बता दीजिए। आपकी बातें इतनी इंटरेस्टिंग हैं कि हमें प्रेजेंटेशन की कोई कमी भी महसूस नहीं हो रही है। ओके, थैंक यू। एक्चुअली थोड़ा सा नेट का इशू आ गया था, इसी कारण से मुझे ऐसा लगा कि मेरा भी वो I'll डिस्कनेक्ट हो share the गया। presentation if you want. ओके, मेरा आ गया है, मैं अभी करता हूँ।
अच्छा, ओके। ओके, अभी आ रहा है स्क्रीन में? ओके, प्रेजेंटेशन इज, हाँ अभी आ रहा है। यस सर, आ गया आ ओके गया, ओके प्रेजेंटेशन आ ओके, गया। थैंक यू थैंक यू। तो अभी इसलिए मैंने इस चीज को बोला कि बहुत समय ऐसा होता है कि जब इसकी बारीकियों को हम लोग देखते हैं, समझते हैं, तब हमें ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि बहुत सारी फीमेल्स ऐसी होंगी जिन्हें शायद उनका मेंटल हेल्थ अभी डिस्टर्ब होगा या थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा होगा, तो उन्हें अपने से ज्यादा बच्चे को लेकर चिंता हो सकता है कि मतलब मैं स्ट्रेस कर रही हूँ तो शायद उसके ऊपर भी क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। एंड दैट इज वाई मैंने इस चीज को आपके सामने रखा कि भले स्ट्रेस हो रहा है लेकिन अभी आपके पास समय है कि हम किस तरह से इससे ओवरकम हो, उसके लर्निंग को समझें। और सेकेंडली ये चीज हमें ये देखना होता है कितना जल्दी हमको ओवरकम होना है। अभी यहाँ पे दो चीजें होती है, जैसे कि कहा गया कि स्ट्रेस भी हो सकते हैं, वो भी प्लस रहा है, हम काम भी हो सकते हैं। दोनों से स्ट्रेस हार्मोन हमारे अंदर जा रहा है, हमारे बच्चे के अंदर काम हो रहा है तो ऑक्सीटोसिन जा रहा है। लेकिन स्ट्रेस हार्मफुल नहीं होते हैं जब तक ना कि वो लंबे समय तक चले। तो यही समय होता है जब हम उसे सिखा सकते हैं किस तरह से ओवरकम होना है, किस तरह से हमें इससे निकलना है। आज बच्चे से यही बात होता है कि शायद अनजाने में, मैं बोलूंगा अनकॉन्शियसली बोलूंगा, कि हमारे पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स कभी इस चीज की लर्निंग नहीं दी गई कि हमें इमोशनली किस तरह से स्ट्रांग होना है, किस तरह से अपने गुस्से को कंट्रोल करना है, किस तरह से हमारे डिस्टरबेंस को कंट्रोल करना है। इवन जब किसी बहन का, किसी फीमेल्स का शादी भी होता था, ये कहा जाता था कि वहां पे घर परिवार में कैसे सभी के साथ रहना है, किस तरह से खुद को एडजस्ट करना है। लेकिन यहाँ पे और एक चीज आ जाती है कि एडजस्ट करने का मतलब कभी कभी सप्रेशन भी हो जाता था, अर्थात इमोशनल सप्रेशन, खुद को दबाना। तो खुद को दबाना कहीं कहीं आवश्यक होता है ताकि रिलेशन सही बना रहे, मैं भी गुस्सा ना करूं। लेकिन सप्रेशन, दबाना अगर लंबे समय तक चलता है तो ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर ब्लॉकेज क्रिएट करता है। और यही बच्चों के अंदर भी यही चीज होता है, वो भी यही सकते हैं, सोच समझते हैं कि हमें भी दब के चलना होता है, हमें भी खुद को, अपने इमोशन को दबाना होता है। और इसलिए किसी किसी बच्चे को ऐसा देखा जाता है कि वो बचपन से ही जैसे सभी के साथ बहुत ओपनली जो बात करेगा, वो नहीं उतना, जो कॉन्फिडेंट फील करेगा कॉन्फिडेंट फील नहीं करता है, डरा डरा सा रहता है, खुद को एकदम पीछे रख देता है, इस तरह का होता है। कारण कहीं ना कहीं उसे गर्भ में वो प्रोग्रामिंग मिल गई। तो यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूंगा कि सप्रेशन मीन्स आप अभी, मतलब सप्रेशन को थोड़ा सा पॉजिटिव में मैं अगर कन्वर्ट करता हूँ, सप्रेशन के जगह आवश्यक होता है ओपन टॉक। एकदम दिल खोल के अपने प्रॉब्लम्स जो हैं वो शेयर कीजिए, वो बोलिए कि हाँ मुझे इस बात को लेके प्रॉब्लम हो रही है, मुझे ये बात बुरा लग रहा है, और मैं समझती हूँ ये चीज अगर मैं अभी आप लोगों को बोलूं, ये चीज एडजस्ट नहीं हो पाएगा, लेकिन जस्ट मैं आपको शेयर कर रही हूँ। हमारी सोच, आपकी सोच अलग हो सकती है, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं अपने दिल पे ही हर बात रखूं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी मैं फिर से आई, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, पता नहीं आज हो रहा है कि मेरा बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। नहीं कोई बात नहीं सर, आप चिंता मत करिए, हम सब आपके साथ हैं और आप बहुत बेसब्री से आपकी अगली टॉक का इंतजार कर रहे हैं कि आप अभी हमें और कौन सी बातें बताने वाले हैं। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए गुड न्यूज दे दूं कि देखिए, कोई बच्चा परफेक्ट मदर नहीं चाहता है कि मेरी माँ एकदम परफेक्ट मदर हो। ये आप लोगों के लिए गुड न्यूज है, और आपको परफेक्ट मदर बनने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप, वो क्या चाहता है पता है?
वो चाहता है कि वो माँ जो कि मेरे लिए इमोशनली अवेलेबल हो, जो मुझे सुने, मुझे समझे, बस वो इतना ही चाहता है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसीलिए आज बच्चा, रिसर्च भी ये कहता है कि स्ट्रेस के बाद फिर से शांत होना बेबी के नर्वस सिस्टम के लिए सबसे पावरफुल लर्निंग होती है। ये किससे सीखा? अपने बच्चे से, अपनी माँ से वो सीखा। माँ से वो हमेशा फील कर पा रहा है कि माँ है मीन्स मैं सेफ हूँ। अगेन मैं बोलूं, उसे परफेक्ट मदर नहीं चाहिए, इसलिए आपको परफेक्ट बनना है। इस स्ट्रेस को भी लेने की आवश्यकता नहीं है। तो यही बात है कि आज जब आप काम फील करते हैं ना, यही उसके लिए एकदम शांत फील कर रहे हैं। यही आपको, आप उससे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट दे रहे हैं, वो शांति से सो पा रहा है, स्लीपिंग। नहीं तो मान लीजिए कि अंदर भी वो टेंस है, अंदर भी वो रेस्टलेस है, कैसा फील होगा? तो यह चीज होता है जो कि बच्चा फील करता है जब आप शांत रहते। तो आपका शांत रहना, आपका अच्छा रहना, आपका एकदम काम रहना कितना आवश्यक है, समझ पा रहे हैं? तो ये तो हमने समझ लिया कि किस तरह से बच्चा रिसीव कर रहा है और किस तरह से उसका एनवायरनमेंट होना चाहिए, किस तरह से हम अभी ही उसको इमोशनली स्ट्रांग बना सकते हैं। इतना तक तो समझे कि जो जो हमें नहीं करना है और क्या करना है। लेकिन अभी एक बहुत आवश्यक चीज है कि हम रोज के जीवन में ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे वो जो इमोशनल ट्रांसमिशन है ना, वो बना रहे। बहुत सिंपल प्रोसेस बताऊं आप लोगों को। उसे बड़ी बड़ी चीजें नहीं चाहिए होती है कि आप उसके लिए रोज एफर्मेशन करें। सभी देखिए, सभी चीजें बहुत अच्छी है, एफर्मेशन कीजिए, उसको विजुअलाइज कीजिए, हर एक चीज बहुत अच्छी है। लेकिन मैं बहुत सहज कर देता हूँ। अगर मान लीजिए वो सब नहीं हो पाता है आपसे, तो मैं बोला ना कि आपका बच्चा एकदम छोटी सी चीज से भी बहुत संतुष्ट है। तो वो छोटी सी चीज क्या होती है? आप किस टोन में उससे बात करते हैं, खुद से और उससे। अर्थात आप खुद से जब बात करते हैं कि हाँ मेरा तो ऐसा है, मेरा तो जीवन भी बेकार हो गया, ये जो चीजें हैं, जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है, ये सिर्फ आप खुद को नहीं बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं आप उसे भी उस तरह से प्रोग्राम कर रहे हैं। तो क्या आवश्यक होता है कि हम स्वयं से भी किस तरह से बात करते हैं, और बच्चे से भी गर्भ में रहते हुए किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से पेट में उसे टच करते हैं, कैसे हम रेस्ट लेते हैं। ये हर एक छोटी छोटी चीजें वो मायने रखती है। और उस समय बच्चा जो है ना, वो बहुत इमोशनली सेफ फील करता है। आज के समय में ये रिसर्चेस में देखा गया कि माताओं, जो बहन है मान लीजिए कि प्रेग्नेंट है, जब वो डिस्टर्ब रहती है, तो उसके पेट का जब स्कैन किया गया, तो देखा गया कि उसमें भी बहुत सारे वेव्स चल रहे हैं। लेकिन शाम को जब उसको बोला गया कि जस्ट आप शांत होके बैठिए, एक हल्का साइलेंस म्यूजिक सुनिए और खुद को बहुत अच्छा फील कीजिए, तो उस समय देखा गया कि उसका बच्चा एकदम, उसका जो रिदम है वो भी एकदम स्लो डाउन हो गया, एकदम शांत हो गया, एकदम रिदमिक हो गया। और जैसे बहुत एक पॉजिटिव वेव्स वो फील हो रहा है, एकदम शांति वाला। तो ये रिसर्चेस भी ये बताता है कि माँ जैसा हो, माँ का जिस तरह का चल रहा है, बच्चे का भी उसी तरह का चलते रहता है। तो समझ में आया? बच्चा बहुत, आपके स्माइल से वो भी स्माइल करता है, तो आपको इसलिए स्माइल करने की आवश्यकता है। समझ पा रहे हैं? इसीलिए कभी कभी हमें पॉज लेने की आवश्यकता है स्वयं को लेके, कि मैं सेफ हूं, और उसे भी वो सिग्नल देना होता है कि तुम भी सेफ हो। और जब ये फील करवाते हैं कि तुम सेफ हो, मेरा बेबी सेफ है, तो एक क्लियर सिग्नल जाता है बच्चे के अंदर। और तब जो होता है, ऑटोमेटिकली ऑक्सीटोसिन बढ़ती है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जो कि उसके अंदर वो लव हार्मोन बॉन्डिंग को तैयार करता है। एक छोटा सा प्रैक्टिस आपसे करवाता हूँ, एकदम सिंपल सा प्रैक्टिस है। क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ।
जो माताएं जो यहाँ पे सुन रही हैं और जो होंगी कि मे बी एक्सपेक्टेड हैं और कुछ भी उनके गर्भ में बच्चा है, सिंपली एक चीज करना है, पहले मोबाइल को सामने रख दीजिए। मोबाइल को जस्ट हाथ, दोनों हाथ आपके फ्री हो जाए, मोबाइल को आप सामने रख दीजिए एंड उसके बाद मैं कुछ सेकंड दे रहा हूँ, मोबाइल को एडजस्ट कर लीजिए, सामने रखना है, सिर्फ सुनना नहीं है। जब आप करेंगे तब आप उसको इसी मोमेंट में आप फील कर पाएंगे, इसलिए सुनना नहीं है, करना है एक बार। ठीक है, जस्ट 30 सेकंड का ये एक प्रैक्टिस है। ओके, अभी आपको क्या करना है, आंखें बंद कर लें, आंखें बंद, और जस्ट मेरी बातों के ऊपर ध्यान रखें। जस्ट फील करें कि आपका मन पूरी तरह से शांत है, पूरी तरह से शांत है, पूरी तरह से शांत है। और अपने बाएं हाथ को अपने दिल के ऊपर रखें, अपने बाएं हाथ को अपने दिल के ऊपर रखें एंड अपने ब्रीदिंग को, अपने हार्ट बीट को जस्ट फील करें एंड फील करें कि वो भी एकदम स्लो डाउन है और बहुत अच्छा फील हो रहा है। और अभी अपने दाहिने हाथ को, राइट हैंड को अपने पेट में, अपने गर्भ में रखें और जस्ट फील करें और खुद को बोले मन ही मन कि बहुत अच्छा फील हो रहा है और मैं एकदम ठीक हूँ, मैं एकदम सेफ हूँ, मेरा बेबी भी एकदम सेफ है। और जस्ट उस बेबी से बात करें कि तुम एकदम सेफ हो, मैं हूं ना, तुम एकदम सेफ हो, तुम्हारी माँ मैं हूं, उसे बोलिए मैं हूं ना। और जस्ट फील कीजिए कि वो भी फील कर रहा है आपके उस हाथ के सॉफ्ट टच को, उस एनर्जी को, और जैसे वो भी आपको रिसीव कर रहा है। ओके, ये बहुत इजी प्रैक्टिस था, बहुत इजी, कभी भी आप कर सकते हैं। और ये जब होता है ना, ये जो बॉन्डिंग होता है, ये होता है गले लगाने जैसा, है ना, कि जब हम लोग हग करते हैं तो हग करना मतलब ही क्या होता है पता है? हग करना मतलब ऑक्सीटोसिन तब रिलीज हो रहा है। तो ये बहुत इजीली आप ऑक्सीटोसिन को रिलीज करते हैं, बच्चे को बहुत सेफ का फील करवाते हैं और उसे भी लगता है कि हाँ बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। ठीक है, और इस तरह से आपका इंटरनल बॉन्डिंग बनता जाता है, इस तरह से इंटरनल बॉन्डिंग बनता जाता है। तो समझ गए कि किस तरह से एक छोटा सा प्रैक्टिस से हम अपना बॉन्डिंग उसके साथ, उसके जन्म से पहले ही बना सकते हैं। तो इस तरह से हम उससे अपना सिंपल प्रैक्टिस के द्वारा बॉन्डिंग को बना सकते हैं, क्योंकि आप अकेले नहीं है कभी, वो आपके साथ है। बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे वो गर्भ में जस्ट फील कीजिए जैसे गोल्डन लाइट उसके अंदर जा रहा है आपके बॉडी से होते हुए, और वो जैसे पूरा और एनर्जेटिक हो जा रहा है और सेफ हो जा रहा है और बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहा है। ये जो चीजें आप प्रैक्टिस करते हैं ऑटोमेटिकली, ये उसके लिए इमोशनल भोजन है और उसको इमोशनली और स्ट्रांग बनाता है। तो इसलिए ये चीज करने की आवश्यकता है, छोटा छोटा प्रैक्टिस, लेकिन आप देखेंगे कि वो मिराकल आपने जो स्टार्टिंग में देखा कि जादू कर सकता है अपने बच्चे में। आपको बच्चे के इमोशन को लेकर उसके बाद सोचना नहीं होगा
और बॉन्डिंग जो होता है वो जन्म के बाद से पहले, जन्म से पहले होता है, गर्भ में जब है। यही वो समय है जब उसके साथ आप जैसा बॉन्डिंग बनाना चाहें वो बॉन्डिंग आप बना सकते हैं। समझ पा रहे? जैसा आप चाहते हैं, जैसा आप बोलेंगे उसी तरह का बनता जाएगा। जन्म के बाद क्वेश्चन मार्क है, कितना बन पाएगा नहीं बन पाएगा, क्योंकि बहुत एक्सटर्नल फैक्टर आ जाएंगे, उसके दोस्त आ जाएंगे, रिलेटिव्स आ जाएंगे, आसपास के सभी आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ बोलने वाले आप हैं, और जो भी बोल रहे हैं उसके अंदर जा रहा है, जो भी फील कर रहे हैं उसके अंदर जा रहा है। तो इसलिए उस कनेक्शन को फील कीजिए, उस बच्चे के कनेक्शन को, उस टच को। ठीक, अभी हमने ये टोटल चीज को समझा। अभी रोल ऑफ फैमिली भी आवश्यक है। कि देखिए, घर परिवार में हम जब रहते हैं तो सिर्फ माँ का रोल नहीं होता है, लेकिन माँ किस तरह से रहेगी, किस एनवायरनमेंट में उसका इमोशन सही रहे, वो शांत रहे, उसका मूड सही रहे। क्योंकि इस समय हार्मोनल चेंजेस होते हैं, मूड फ्लक्चुएशन भी बहुत होता है। लेकिन इस समय ही आवश्यक होता है हस्बैंड का यहाँ पे रोल, फैमिली मेंबर्स का रोल, कि वो अपनी वाइफ को समझे, उस मेंबर को, उस मदर को समझे कि हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, इसलिए मूड का स्विंग हो सकता है। लेकिन हमें बहुत समय एडजस्ट करना है, बहुत समय चुप होना है, बहुत समय प्यार से लेना है, हमेशा खुद को सही करार देना है। ये जरूरी नहीं होता है। इमोशनल रिलेशन में कभी कभी इमोशन से काम चलाना होता है, लॉजिक से नहीं कि मैं सही हूँ तो तुम्हें सॉरी बोलना ही होगा। कभी कभी खुद से भी सॉरी बोलना होता है, मेरी गलती नहीं है फिर भी सॉरी बोल दिए, रिलेशन तो अच्छा हुआ। तो ये आवश्यक होता है, क्योंकि अगेन आप सिर्फ उस माँ को नहीं देख रहे हैं, माँ के अंदर उस बच्चे को भी, जन्म जो हो रहा है आपकी भी जिम्मेवारी है। तो बच्चे को किस तरह से सही रखना है आपकी जिम्मेवारी है। ठीक है, तो अभी क्या चीज हम लोग कर सकते हैं? जस्ट कुछ मैं जो जो मैंने बताया अभी, कि छोटे छोटे मोमेंट्स उसको दीजिए। किस समय सोचिए कि किस समय आपको अच्छा लगता है, उसको भी अच्छा लग रहा है। अपने साथ अच्छी अच्छी बातें कीजिए, सेल्फ टॉक जिसको कहते हैं। बहुत ओवरलोड है, बहुत काम का बोझ है, बहुत स्ट्रेस है, जरूरत पड़ता है काउंसलिंग करवाइए। लेकिन इस ओवरलोड से आप निकलिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ओवरलोड उसके ऊपर भी जा रहा है। बात कीजिए कि हाँ, मुझे ये चीज नहीं हो रहा है, ये एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ, मुझे ठीक होना है। तभी आप ठीक हो जाते हैं तो बच्चा भी ठीक हो जाता है। उसे खुशी के मोमेंट्स दीजिए। तो इससे क्या होता है पता है, उसका जो नर्वस सिस्टम है वो ट्रेन कर रहे हैं आप, कि किस तरह से खुश रहना है, किस तरह से एडजस्ट करना है, किस तरह से हमें सबके साथ बॉन्डिंग बना के रखना है। ठीक है, तो ये चीज आपको इनर रिफ्लेक्शन करना होगा। खुद का खुद ही आपको चेक करना होगा कि किस समय मुझे अच्छा लगता है, किस समय मुझे बुरा लगता है, मैं किस तरह से खुश रह सकती हूँ, कब मैं शांत फील करती हूँ, कौन सा चीज मुझे प्रॉब्लम देता है, कैसे मैं इसे ठीक कर सकती हूँ। ये थोड़ा सा आप देखेंगे तो देखिएगा कि आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, कि उस चीज को और कैरी नहीं करना होगा, और बच्चे भी बहुत इमोशनली स्ट्रांग बनेंगे। क्योंकि यहाँ पे भले दो दिल है लेकिन इमोशनल एंटिटी एक ही है। ठीक है, तो इसलिए खुद को ये फील करवाना आपकी जिम्मेवारी है कि आप टोटली सेफ है, इमोशनली, मन से, हर तरह से। और बच्चा भी एकदम सेफ है, और वो बहुत बहुत अच्छा फील कर रहा है, क्योंकि मैं अच्छा फील कर रही हूँ। क्लियर? एंड लास्ट ऑफ ऑल, मैं अपने अंतिम पड़ाव में हूँ, कि बहुत पेरेंट्स जो एग्जिस्टिंग हैं, जिनका शायद उनके बच्चे जन्म ले चुके हैं, जो कि शायद वो प्रोग्रामिंग गर्भ में रहते बच्चों का ना कर पाए हों, लेकिन अभी वो फेस कर रहे हैं कि ना, सच में बच्चे बहुत डिस्टर्ब कर, मतलब बहुत एग्रेसिव हो गए हैं, बात नहीं सुनते हैं, मोबाइल एडिक्शन हो गया है, या डिसरेस्पेक्ट करते हैं, पढ़ते नहीं है। देखिए, इसमें एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, और ये चीज सिर्फ आप, ये सभी के लिए होगा, कि जन्म के बाद भी कैसे करना है।
देखिए बच्चे का अभी का जो आप स्वरूप देख रहे हैं वो है एक्सप्रेशन, लेकिन उसका इम्प्रेशन कब का पड़ा हुआ है आपको पता नहीं है। वो तो सिर्फ आप रिजल्ट देख रहे हैं, जो कि अभी बिहेवियरल रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, लेकिन अंदर में क्या प्रोग्रामिंग था, रूट कॉज क्या था, वो कोई नहीं देख पा रहा है। मैं आज के समय में ये बोलता हूँ कि बच्चे बिगड़ नहीं रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं सिग्नल दे रहे हैं। वो ये बोलना चाह रहे हैं कि मुझे सुनो। वो कभी शेयर करना चाहते हैं अपनी बातों को। वो गुस्सा नहीं करते हैं, लेकिन वो अंदर से डिस्टर्ब है। वो समझने की आवश्यकता है वो क्यों डिस्टर्ब है। वो आपसे दूर हो जा रहे हैं, मोबाइल के पास चले जा रहे हैं, क्योंकि वो उसको लगता है कि मोबाइल बहुत इजीली अवेलेबल हो चुका है। हमेशा वो मेरा बात सुनता है, लेकिन मम्मी पापा से शायद वो उस तरह का, जिस तरह का इमोशनल समय चाहिए था, वो उसको नहीं मिला। तो बच्चे को समझने की आवश्यकता है। बच्चों को आप जो देख रहे हैं वो गुस्सा कर रहे हैं, एक्चुअली साइकोलॉजिस्ट जब देखते हैं तो उन्हें ये लगता है कि वो गुस्सा नहीं कर रहा है, लेकिन वो अंदर से डिस्टर्ब है। वो मोटिवेटेड नहीं है, लगता है कि वो कोई काम नहीं करना चाहता है, आलसी है। आलसी नहीं है वो, अंदर में उसके लिए कोई गोल ही क्लियर नहीं है, उसको क्यों करना है वही क्लियर नहीं है। वो आपका डिसरिस्पेक्ट करता है, आपको लगता है, लेकिन एक्चुअल में उसे कभी लगता है कि उसे ही प्यार नहीं मिला कभी, तो मैं दूसरों को क्यों रिस्पेक्ट दूं। तो अंदर की कहानी सभी की अलग अलग है। और यही चीज होता है जब हमारे पास वो काउंसलिंग के लिए आते हैं, वो दिल खोल के हर एक बात बोलते हैं। उन्हें लगता है कि पहली बार शायद कोई नॉन जजमेंटल होके कोई उसको सुन रहा है, और दिल खोल के वो बोलता है और रोता भी है। माँ बाप के सामने ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं माँ बाप जज करते हैं, उससे बोलते हैं कि तुम ऐसा करना है, उसके ऊपर कमांड करते हैं। देखिए उसे कमांड की आवश्यकता नहीं है, वो गलत करना नहीं चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे कुछ तो कमी रह गई है, जिस कारण से वो शायद बॉन्डिंग आपके साथ बन नहीं पाए, इसलिए वो आपका बात नहीं सुनता है। तो इसे फिर से करने की आवश्यकता है, उससे दिल खोल के बात करने की आवश्यकता है। हमसे भी गलती हो सकती है ये सोच के उसे सुनने की आवश्यकता है। जरूरत पड़े तो एक काउंसलिंग की भी आवश्यकता हो सकती है, कि आप अपना उन लोगों का एक फैमिली काउंसलिंग, कि आखिर प्रॉब्लम क्या है जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ और वो हमें नहीं समझा पा रहा है। तो ये जब गैपिंग कंप्लीट हो जाती है ना, तो रिलेशन बहुत अच्छा हो जाता है। तो आज सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं। तो यही होता है कि फाउंडेशन कहीं ना कहीं उसे इतना इमोशनल स्ट्रेस मिला कि आज भी वो स्ट्रेस फील करते हैं। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी को एड्रेस करते हुए, कि अभी आपका बच्चा गर्भ में है, और आप चाहें तो अभी ही अपने बच्चे को ऐसा बना सकते हैं कि आगे कोई कंप्लेन की आवश्यकता ना हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करते हुए, कि मैं अपनी इस बात को रख सकूं कि जो मैं आज के प्रॉब्लम्स देखता हूं, तो उस चीज को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सका। तो आज आपने टोटल जो समझा, कि टोटल सिस्टम जो होता है, कि किस तरह से हमारे अंदर हमारा जो बच्चा जो गर्भ में है, उसको हम किस तरह से इमोशनली स्ट्रांग बना सकते हैं। लेकिन इमोशनली स्ट्रांग बनाने के पहले तो हमें ये समझना होगा कि आखिर उसका इमोशनल हेल्थ तैयार कैसे होता है, उसके पीछे का विज्ञान क्या है, और किस तरह से बारीकी बारीकी चीजें होती है जो उसके इमोशनल हेल्थ को तैयार करती है। तो यही आज के सेशन के द्वारा आपको बताने का प्रयास रहा। बाकी आप लोगों के मन में अगर कोई प्रश्न रहता है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर। कर्नल राखी अभी शी हैज लेफ्ट फॉर अर्जेंट मीटिंग। ओके, बाकी मैं अभी माइक्स ऑफ एक्सेस दे दिया हूँ सबके लिए। जिसका भी आपका प्रश्न होगा आप एक एक करके डॉक्टर से पूछ सकते हैं। तो कोशिश कीजिए इस टॉपिक के रिलेटेड पूछें ताकि डॉक्टर बता पाए, या आप कुछ और गायनेकोलॉजी टाइप क्वेश्चन सवाल पूछेंगे तो शायद डॉक्टर अभी बता नहीं पाएंगे। थैंक यू। नमस्ते सर। नमस्ते। सर मेरा पहला बच्चा है ना, वो 7 साल का है, तो माइंड से थोड़ा सा मतलब
ये है मतलब बात नहीं करता है अच्छे से, पूरा तोतला बोलता है। तो उसका रीजन क्या हो सकता है सर? अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ, अभी मुझे क्या ध्यान रखना चाहिए? अच्छा, यहाँ पे आपका 2 पार्ट आ गया, एक जो एग्जिस्टिंग है और जो अभी तक आपके गर्भ में है। हाँ देखिए, चीज है कि जो एग्जिस्टिंग है उसके पीछे कोई एक डायरेक्ट रीजन नहीं होता है कि क्यों वो अभी मतलब उतना मैच्योर नहीं हो पाया है या तोतला बोलता है। इसके पीछे का बहुत सारे रीजंस होते हैं कि उसके बर्थ के समय क्या हुआ था, नहीं हुआ था, उसके बाद किस तरह से टोटल चला। तो इसलिए उसके डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, उसके लिए मतलब टोटल लाइफ हिस्ट्री लेके ये टोटल चीज पता किया जा सकता है कि उसके बाद क्या करना होगा, नहीं करना होगा। क्योंकि रूट कॉज पहले आवश्यक होता है जानना कि रूट कॉज से कि क्यों इसका हो रहा है ये चीज, और तब जाके उस रूट कॉज को ठीक किया जाए तो वर्तमान वाला भी ठीक हो सकता है। अच्छा। सेकेंडली, आपके गर्भ में जो है उसके लिए जो जो कहा गया, देखिए आप जैसा बनाना चाहते हैं पहले आपके लिए बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप अपने बच्चे को कैसा बनाना चाहते हैं। विजुअली बहुत क्लियर होना चाहिए, और जो आप जैसा बनाना चाहते हैं पहले तो ये समझ लीजिए कि उसका रेप्लिका आपका बच्चा तैयार होने वाला है। तो अगर उसको आप कॉन्फिडेंट बनाना चाहते हैं तो खुद के अंदर वो कॉन्फिडेंस फील कीजिए कि मैं बहुत हर एक चीज में कॉन्फिडेंट हूँ और मेरा बच्चा भी पूरा कॉन्फिडेंट है। उसको वो फील करवाइए। बोलना, वो बोल नहीं सुन रहा है लेकिन वो इमोशन को सुन रहा है कि आप पूरा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। आप कुछ भी होता है, प्रॉब्लम भी होता है, लेकिन संग संग खुद को फिर शांत कर ले रही है कि नहीं एकदम ठीक है, लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं लेकिन मैं एकदम ठीक हूँ। तो ये उसके पास मैसेज जा रहा है कि किस तरह से ओवरकम करना है। और बच्चे को मोस्ट ऑफ द टाइम ये फील करवाइए पेट में हाथ देके कि तुम एकदम ठीक हो, मेरा तुम्हारा बॉन्डिंग बहुत अच्छा है, रिलेशन बहुत अच्छा है और तुम बहुत ब्रिलियंट हो। तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, थैंक यू सर। एक मिनट, मैं डॉक्टर पांडे। अच्छा, डॉक्टर पुष्पा दीदी क्लास। हाँ बोलिए। आपने जी पुष्पा दीदी। तो आप पूरा गाइनिक्स चेकअप है वो पूरा एक्चुअली कराना ही चाहिए। बहुत सारे मार्कर टेस्ट होते हैं, है ना? तो उनको पूरा चेकअप कराना है क्योंकि कॉज क्या है जैसे आपने बताया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर पहले से ही पता हो तो बाद में बच्चे में डिफेक्ट नहीं आएगा। तो बहुत सारे आजकल टेस्ट होते हैं, वो जरूर पूरा बताना चाहिए, करवाना चाहिए। अच्छा, और एक सेशन में सारे टाइम वो आवाज आ रही थी, वो क्यों आवाज आ रही थी? वो उन्होंने कर्नल राखी को भी बोला था, तो वो पूरा सेशन क्लियर नहीं हो पा रहा था एक्चुअली। मैम ये शायद आपका मोबाइल डिवाइस का सेटिंग्स में होगा प्रोबेबली। यहाँ पे मैं जब हम कर रहे थे इसमें यहाँ पे नहीं आ रहा हमने 2 मोबाइल में चेंज किया। नहीं, वही मोबाइल में नोटिफिकेशंस आपको न्यू जब ज्वाइन करते हैं ना, आपको शायद नोटिफिकेशन आ रहा होगा, तो उसके कारण प्रॉब्ली दिस प्रॉब्लम विल बी देयर। वो यानी प्रॉब्ली आई विल टेक्स्ट यू सेपरेटली थ्रू कर्नल राखी। उसका सेटिंग्स में कुछ चेंजेस करना होगा। आई विल फाइनल लेट यू नो। नेक्स्ट उसमें नाम वो नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि पूरा सेशन क्लियर नहीं होता है। ठीक है, इट्स ओके। नेक्स्ट कोई और गुड इवनिंग। हेलो जी, गुड इवनिंग की तरफ से मैं कुछ कोई क्वेश्चन है आप लोग मेम साहब को बता दो, मेम साहब पूछ लेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन मन में आ रहा है कुछ पूछने का? अभी नहीं है। सबसे आसान नहीं अभी लास्ट। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हेलो एक क्वेश्चन सर, जी मेरी बोलिए। एक क्वेश्चन है। जी बोलिए, सुन पा रहा हूँ। सर आपको सुन पा रहा हूँ ऋषा जी। मेरी 4 मंथ प्रेगनेंसी है सर। मेरी प्लेसेंटा लो है, मैं उसके लिए क्या क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है देखिए, मुझे। इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा क्योंकि हर एक का रीजंस अलग अलग होता है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा चेकअप करके अपने पर्सनली आपको थोड़ा सा चेकअप करवाना होगा, बात करना होगा। सर इसमें कोई मतलब डरने वाली बात या कोई दिक्कत? ना देखिए, हर एक चीज का सॉल्यूशन होता है, तो आप एक बार बात करेंगे मेडिकल पार्ट। जी जी एक मिनट अमित, मैं बता रही हूँ। अमित सर बता रही हूँ।
वो प्लेसेंटा आपका नीचे है ना, तो आपका बाद में चांसेस है कि ऊपर चला जाएगा। आपको सोनोग्राफी करानी पड़ेगी। जो आपके चेकअप कर रहे हैं वो अपने आप ही आपको बताएंगे, आपको सिर्फ थोड़ा रेस्ट करना पड़ेगा मैम। है? वो बाद में ऊपर चला जाता है प्लस, हाँ उसमें कोई घबराने मैम, की बात मैं नहीं। वो ठीक है, टॉपिक पे अपने डॉक्टर को बताई थी, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो बस बोली कि वजन वाली चीजें नहीं उठाना और वो मतलब थोड़ा भाग दौड़ वाली। हाँ हाँ हाँ, एक्सरसाइज वगैरह नहीं हेलो। करना भी ज्यादा, अपने आप प्लेसेंटा ऊपर चला जाता है, कोई चिंता की बात हाँ हाँ। नहीं। और ठीक है। ओके और दूसरा मैम, जो भी थैंक यू। आपकी काउंसलिंग या कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, यू कैन आस्क। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। नमस्ते सर। हेलो। नमस्ते जी। हेलो। हेलो। जी बोलिए। जो बोल नहीं रहे हैं वो म्यूट कर दे अपना। नमस्ते सर। जी नमस्ते नमस्ते। मैं 51 इंजीनियर से बोल रही हूँ जी सर। मैं पूछ रही कि वो जो मतलब प्रेगनेंसी में, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में कैसे वो बातों बातों में जो गुस्सा आता है कि तो वो कैसे अवॉइड करना चाहिए माइंड को। अच्छा, मतलब गुस्सा जो आता है उसको किस तरह से अवॉइड करना चाहिए, यही बात है ना। देखिए, हेलो। हाँ हाँ सर। ओके। देखिए, पहली बात तो यह है कि गुस्सा का रीजन बहुत सारा होता है। आज हम लोग एंगर मैनेजमेंट ये सब कुछ ये करते हैं, हमें पता है कि गुस्सा नहीं करना है, लेकिन फिर भी गुस्सा आ जाता है, राइट। अभी ये सब कुछ पता होते हुए भी जो ऑटोमेटिकली आ जाता है, तो उसके लिए पहले से खुद की तैयारी करनी होती है। अगर कोई गुस्सा आपको लगता है कि बार बार मुझे हो जाता है, बार बार इसके साथ ही मेरा बहस हो जाता है, तो पहले तो खुद का प्रोग्रामिंग करना होता है। ऐसा नहीं कि बैटल फील्ड में हम जाके युद्ध लड़ना सीखे, तो बैटल फील्ड में हम युद्ध लड़ने जाएंगे तो हम हमेशा हार जाएंगे। तो उसकी तैयारी हमें पहले करनी होती है। आपको पहले ये देखना होगा कि अच्छा, उसके साथ जब भी मेरा बहस हो जाता है, बार बार उसके साथ झगड़ा हो जाता है, तो इंटरनल पहले आपको खुद के साथ बैठ के ये सोचना है। सभी थोड़ा सा म्यूट कर ले, बहुत नॉइज आ रहा है। अभी फिलहाल आप म्यूट ऑफ कर दे, नहीं तो बहुत नॉइज आ रहा है। आज म्यूट और जैसे हाँ, म्यूट ऑल पहले कर दे। बहुत नॉइज है। यस त्यतिकै आफै जोइन हुन्छ कि यस। हेलो। अनि दुईजना पछि गर्नु अन्त आउनु यतापट्टिको जो होस्ट है कंट्रोल में है, वो काइंडली सभी को म्यूट करते, तो यस्तो गर्नु अन्त के हुन्छ नॉइज आ रहा है। मेरोमा त आउँदैन त सवाल जवाब जो है पहले आप सभी, अच्छा या अभी सबको म्यूट कर दिया। थैंक यू ओके ओके। देखिए, आपका जो सवाल था, ये बहुतों का ये प्रॉब्लम होता ही है कि सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान नहीं, लेकिन ऐसे भी जो हमें गुस्सा आ जाता है, तो उसे कैसे कंट्रोल किया जाए। तो देखिए, पहली चीज है कि गुस्से का रीजन बहुत सारा होता है, लेकिन ये समझना है कि गुस्से का मेन रीजन होता है कि मैं जैसा चाहता हूँ ऐसा सामने वाला जब नहीं करता है, तभी गुस्सा आता है। ये सिंपल वन लाइन आंसर होता है। अब यही चीज है कि मेरे अनुसार सब कुछ होगा नहीं, और गुस्सा होना बहुत सहज है आज के समय में। क्यों? क्योंकि हम उसके लिए कोई प्रिपरेशन नहीं करते हैं। तो जब हमें समझ में आ रहा है कि गुस्सा मुझे नहीं करना है और उसे कंट्रोल करना है, तो उसके लिए आपको पहले अपने मन की तैयारी करनी होगी कि मुझे गुस्सा कैसे कंट्रोल करना है।
तो किस तरह से, जैसे गुस्से का रीजन अगर आप देखें कि बहुत समय कि एक तरह का ही गुस्सा बार बार रिपीट होता है और खासकर 2-3 जन से ही ये प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए पहले तो आप मन ही मन अपना तैयारी करें कि मुझे गुस्सा क्यों आता है, उसकी बात से गुस्सा आता है, क्या मुझे बुरा लगता है। उसके बाद खुद से ही पूछे कि इसके लिए अल्टरनेटिव ऑप्शन क्या है मेरे लिए, गुस्सा अगर मैं ना करूं उस समय मैं और क्या कर सकती हूँ। और उसके बाद माइंड को प्रोग्राम करें। आप देखिए कि हाँ, उस समय सुबह में मैं उससे बहस हो गया और मैं गुस्सा कर गई, तो उसके बाद माइंड से पूछिए कि मेरे पास और क्या अल्टरनेटिव ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन ये था कि मैं जस्ट मुस्कुरा के साइड हो जाती। और क्या ऑप्शन था? दूसरा ऑप्शन आएगा कि हो सकता है कि मैं बोलते कि ठीक है, इस बारे में बाद में बात करते हैं, पोस्टपोन कर देना, इसको पोस्टपोन टेक्निक करते हैं। तो इस तरह से अपने माइंड को पहले तैयार आता है तो मुझे कैसे क्या करना होगा, और उसके बाद उसी सिचुएशन को 4 से 5 बार देखिए कि फिर से उसके साथ बात होता है, लेकिन इस बार मैं एकदम कूल एंड काम हूँ और मैं एकदम हल्की हूँ और मैं जस्ट मुस्कुरा के साइड से चली गई। 1 बार, 2 बार, 5 बार कीजिए। अगली बार देखिए कि सेम सिचुएशन अगर आता है लेकिन आपका मन बहुत कंट्रोल में है। तो मैंने जो आपको बताया ये साइकोलॉजिकल टेक्निक है कि किस तरह से हम खुद को पोस्टपोन कर सकते हैं। बहुत गुस्सा आ रहा है उस समय, खुद को पोस्टपोन कीजिए कि नहीं, अभी नहीं, इस चीज को लेकर मैं बाद में सोचूंगी, तो उस समय तक वो हल्का भी हो जाएगा। क्लियर? और बाकी खुद को हमेशा जब भी होता है, होल डे में जब भी जो भी हुआ, रात को जाके एक बार इंट्रोस्पेक्शन कीजिए कि कब कब मुझे, मैं ठीक थी, सुबह ऐसे ऐसे की, लेकिन उस समय मेरा मूड ऑफ हुआ था, उसके बाद गुस्सा हुआ था, उसके बाद मुझे क्या करना चाहिए था। खुद को और एक प्रोग्रामिंग दीजिए एंड उसके बाद फिर 1 बार, 2 बार, 5 बार दीजिए। इस तरह से करते जाएंगे तो देखिएगा कि जो एंगर का जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है? और कोई बात, और कोई क्वेश्चन अगर हो तो आप पूछ सकते हैं। शायद सभी म्यूटेड हैं, अभी आप अनम्यूट कर सकते हैं। Hello, sir. Good evening. गुड इवनिंग। Sir, I have one question. I'm from 654 EME Battalion. ओके। Sir, I have 2 sons. So the eldest one is 15 years and the small one is 13 years. So eldest one is very obedient and he shares everything, whatever happens in the school or with his teacher, or if he has any problem, he will come and discuss with me. Whereas the second one, he never explains anything for any reason. And most of the time when I try to know what is going on in his mind, he shares, he doesn't share much. Only the important things only he will speak, and sometimes it's quite difficult for me to know what is going in his mind, what are the difficulties he find in his school, in the school or around his friends, or what he wants. It's quite difficult for me to find out. So is it a psychological problem, or do you have any suggestions regarding this one, sir? No, it's not a problem actually. If you until and unless it is harming your relationship or he is disobeying you, then it could be a question. But there are personalities. Someone is introvert, someone is extrovert. Maybe Okay, sir. your elder is extrovert, he can share everything. But those who are introvert, they are not very easy to share everything with everyone. So we need to accept that thing also, because there are many personalities or celebrities whose emotional brain are very active, right brain. They are seems to be introvert, so it doesn't have any problem. But it could be, if it is harming the future, if you are seeing that there are some behaviors which is alarming, then you need to check and you need to talk to him or may need to counsel. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, sir. Thank you. Okay, welcome. Hello, sir. Hello. Yeah, hello. Hello. Good evening, sir. Good evening. सर मेरी भी डॉटर है, तो उसकी वो भी 4 साल की है, उसका भी सेम प्रॉब्लम है। मेरा भी एक बेटा है जो 10 साल का है, लेकिन सारे चीज शेयर करता है, हर चीज स्कूल से आता है या फिर कुछ भी। लेकिन ये छोटी वाली है बिल्कुल भी, बस रोती है हर बात। मैंने कमेंट्स भी किया था अभी आपको। फिर ये भी कुछ नहीं, ऐसे बोलना, बस रोना, बात कुछ भी बात बोलूं
समझ में आती है लेकिन करती नहीं है ये। और यही मुझे भी समझ में नहीं आती कि समझ में इसको आ रही कि नहीं आ रही हमारी बात। यही मुझे भी हमेशा से रहता है कि हाँ, जैसे कोई डांट भी रहे, समझा भी रहे, तब भी नहीं समझ में आती है। इसे आती है नहीं आती है समझ में, मुझे नहीं आती है, क्या करूं मैं? देखिए समझाती हूँ मैं, ऐसा एक्चुअली नहीं कि नहीं समझाती हूँ। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। पहला चीज है कि चूंकि वो लड़की है, कहीं ना कहीं आपने बोला कि मैं उसको डांटती हूँ, डराती हूँ, या जो भी अगर डराती किसी में नहीं, डांटती हूँ, पिटाई डांटती भी हूँ। करती हूँ, ऐसा नहीं है नहीं पिटती, अच्छा, पिटती भी नहीं। बात जब नहीं समझ में आ, जैसे कोई बात मना करी हूँ, मत कर, इसे नहीं करना है अभी, जल जाएगी हाथ, जानती है कि जल जाएगी हाथ इससे, ठीक है आयरन से हाथ जल्दी, फिर भी उसको छूना है, टच करना है, जानती है एक कि ऊपर से चीज नीचे करूंगी तो गिर जाऊंगी, चोट लगेगा, लेकिन फिर भी वो चीज करना है। मैं समझाती हूँ इसलिए, लेकिन फिर भी नहीं समझती है। देखिए, प्रॉब्लम कहीं ना कहीं ये हो जाता है ना कि हम अभी ही अपने बच्चे को एकदम परफेक्ट चाहते हैं कि वो कोई भी गलती ना करे। बहुत समय ये होता है कि किसी को चोट लगने के बाद उसको समझ में आता है कि अच्छा ऐसा करने से चोट लगता है, लेकिन हम चाहते हैं कि उसको चोट ही ना लगे। कहीं कहीं पे बच्चों को छोड़ देना होता है। कारण यह है कि देखिए, बच्ची है वो, उसके अंदर क्या चल रहा है वो किसी के साथ शेयर भी नहीं कर पा रही है, क्योंकि बच्चों, खासकर अगर लड़की होती है, उन लोगों का क्या होता है कि बचपन से ही कहीं ना कहीं मान लीजिए कि उसके मन में डर बैठा हुआ है। मान लीजिए कि घर में कोई प्रॉब्लम ये सब देखती होगी कि वो उनको डांटते थे, ये इनके साथ झगड़ा होता था, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर डर वाला संस्कार बैठा हुआ है। तो उसे ये भी लगता है कि मैं बोलूंगी अगर फिर मम्मी डांटी, तो हर एक बात को बोलने में वो ऑब्स्ट्रक्शन आता है, वो शेयर नहीं कर पाती है इस कारण से। और उसके बाद आप बोलते बच्चे में देखिए, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। आप जैसे अभी हैं, इतना मैच्योर हैं, सब कुछ समझ पा रहे हैं, लेकिन जब आप उस उम्र में थे, क्या आप गलती नहीं किए थे? आप क्या मम्मी का हर एक बात सुनते थे? ये बच्चों में ऐसा होता है ना कि बचपन में कुछ कुछ बातें हम लोग नहीं सुनते हैं, उसके बाद फिर उन लोग को लगता है, लेकिन समय के साथ ऑटोमेटिकली सब कुछ ठीक हो जाता है। तो इसीलिए हर एक छोटी छोटी बात पे हम लोग जब पिन पॉइंट करते हैं ना, तो उनको लगता है कि हर चीज में ही शायद मैं गलती कर रही हूँ। तो कभी कभी मतलब उनको, मतलब उनसे प्यार से बात करके, डरा के, एक्चुअली ज्यादा दिन तक वो चीज नहीं हो पाता है, क्योंकि बड़े जब होते हैं ना, उसके बाद आपके साथ शेयर नहीं करेंगे। अब तो छोड़ ही दिया ना, उसको डांटती हूँ ना पिटती हूँ, बस थोड़ा है, मना करती हूँ मत करो ऐसे, फिर मैं छोड़ देती हूँ, छोड़ो अब तुम ना, तुम्हारा जो करो करो ऐसे में। लेकिन मेरा उसमें बहुत ज्यादा मेच्योरिटी, मतलब जो बात बाबू ये नहीं कर, वो नहीं करता था, लेकिन से उसकी उल्टा है, जो नहीं करने कभी समझ पा रहा हूँ, कभी कभी ऐसा होगा कि वो संग संग आपने बोला और आप चाह रहे हैं कि अभी से वो मेरा बात सुने, वो चीज वो संग संग रिस्पॉन्स नहीं आएगा। थोड़ा सा समय, उस समय भी आपको कुछ रिस्पॉन्स नहीं करना है, जस्ट उससे दिल खोल के बात करना है। गलती की, वो फिर से की, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, अगली बार से ख्याल रखना थोड़ा। आपकी बातों में जब चेंज आएगा, उसके बिहेवियर में भी चेंज आएगा, लेकिन वो भी संग संग नहीं होगा, वो भी पहले देखेगी 10-15 दिन कि मम्मी में कितना चेंज आया है। कभी कभी होता है बच्चे जानबूझ के भी नहीं सुनते हैं कि हाँ बोलो ना कितना बोलती हो, मैं सुनूंगी ही नहीं, क्योंकि वो आपके साथ उस तरह का बॉन्डिंग शायद नहीं बना है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो बॉन्डिंग बनाना बहुत आवश्यक है, तब वो हर बात। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा बेटा है 10 साल की है, वो रोज रात में बेड गीला कर देता है। कितना साल का उसको है? मतलब 10 ईयर्स का है। 10 इयर्स का है, ओके। जी, उसके और रोज रात इसके में बेड गीला करता है सर। अच्छा, इसके उसको पीछे का ना बहुत हेमोपैथी का। सारा रीजन है। जी हाँ सर। हाँ हाँ हाँ, इसके पीछे का, इसलिए मैं इस पे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि इसमें साइकोलॉजिकल रीजन प्लस मेडिकल रीजन दोनों होते हैं। जैसे होम्योपैथी में तो, इस मेडिसिन का मैं नहीं बोल रहा हूँ, होम्योपैथी में तो बहुत सारे मेडिसिन ऐसे होते हैं जो बेड वेटिंग के लिए भी वो दिए जाते हैं, लेकिन इसके साथ फैक्टर्स और भी हैं, साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं। तो इसके लिए पूरा सर मैं डिटेल में से बात करके।
अभी अनम्यूट हुआ ये ब्लू मतलब पर उसमें तो नहीं आ रहा है ना, आ गया सर नीचे आ हेमोपैथी का दवा मैं मतलब डॉक्टर से दिखाकर इसको इलाज करा रही हूँ। करीब 2 महीना हाँ हो हाँ गया सर वो दवा लेते हुए हेमोपैथी का, लेकिन इसके ऊपर हाँ। कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अच्छा 10 साल उम्र है तो जी सर। ठीक है। देखिए पहला चीज क्या है कि इसमें अलग अलग ट्रीटमेंट होते हैं। जैसे मैंने बोला ना कि एक मेडिकल रीजन होता है, एक साइकोलॉजिकल रीजन होता है। एक साइकोलॉजिकल रीजन क्या है तो उसके लिए पूरा डिटेल उसका हिस्ट्री मुझे लेना होगा कि उसका कब से कैसे शुरू हुआ, उसके बाद क्या होता है, पूरा टाइमिंग, ये सब सब कुछ। और उसके बाद कुछ होता है कि माइंड का भी प्रोग्रामिंग होता है, तो उसके बाद कंट्रोल आ जाता है। और ऐसे भी थोड़े समय के बाद, थोड़े एज के बाद वो ऐसे भी वो रिकवर हो जाता है। किसी किसी में एज फैक्टर के कारण इस एज में होता है, 10-12 तक हुआ, उसके बाद फिर ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। किसी का आप ऐसा नहीं सुनेंगे कि 15-20 साल का उम्र है लेकिन अभी भी हो रहा है। तो एक होता है कि ऑटोमेटिक, लेकिन क्या है वो आपके डॉक्टर ही बेटर बता पाएंगे, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे चूंकि फैक्टर है, इसलिए मैं इस चीज पे ज्यादा मतलब कमेंट नहीं हेलो कर। जी हेलो हेलो, जी बोलिए। गुड इवनिंग मिस्टर अमित, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर द वंडरफुल सेशन. थैंक यू सो मच। So my question is that instead of that we are constantly talking about people who are already pregnant, how can the ladies who want to conceive, who have not yet conceived but are on the way, they have made up their mind to conceive, what can they do about it? For making their mind for conceiving? For making their mind, and so that it comes to fruition, the thought that they want to become mothers, what can they do so that pregnancy or conceiving becomes easier for them? Okay, first of all, one of the most important thing is that they need to be mentally prepared, mentally for this conceiving part. Because just I'm telling you the scenario of last week patient. One of the client, she came to me. His family members, his husband, her husband wants her to get pregnant, and there are 2 times this happened that she got pregnant, but again miscarriage happened, and she couldn't just go through. Now the thing is that there was the fear factor. There was the fear factor that I need to go through a extreme medical procedure, and that fear factor is inside her, and that's why she Doctor, sorry to interrupt. Request if you can answer in Hindi only, so that maximum can be benefited. ओके 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 ओके। तो बात है कि एक क्लाइंट का मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपने जो कहा कि कंसीव अभी तक नहीं कर पाई हैं और नहीं की हैं, तो उनके लिए क्या है। पहला चीज ऐसा होता है कि जो माँ बनने वाली है उनके लिए ये बहुत आवश्यक होता है कि उनका माइंड उनको रेडी होना है। उनको अंदर से तीव्र इच्छा होनी चाहिए कि मुझे माँ बनना ही बनना है। ऐसा नहीं कि हस्बैंड बोल रहे हैं या फैमिली मेंबर बोल रहे हैं इसलिए चलो मैं कंसीव कर लेती हूँ। अगर मेंटली रेडी नहीं है तो ये प्रॉब्लम होता है। और जो कि मैंने बहुत सारे केसेस में मैंने देखा हुआ है कि चूंकि मेंटली रेडी नहीं है तो कुछ ना कुछ ऐसा हुआ, उसके बाद मिसकैरेज हुआ। तो इट्स नॉट द ओनली मेडिकल रीजन, इट वाज द साइकोलॉजिकल रीजन, बिकॉज उसका मन उसका रेडी नहीं था। और मन क्यों रेडी नहीं था? जब उसका रूट कॉज देखा गया कि उसका एक्सट्रीम लेवल पे एक मेडिकल प्रोसीड्योर का डर था अंदर में, वो जाना नहीं चाह रही थी। तो कहने का भाव यह है कि जो भी जाना चाहती है, जो भी कंसीव करना चाहती है, पहले उसको मेंटली रेडी होना है। मेंटली अगर रेडी नहीं हो पा रही है तो हर का अलग अलग रीजन होगा, हर का अलग अलग इनसाइड स्टोरी होगा। वो शायद अपने हस्बैंड से शेयर करे, अपने डॉक्टर से शेयर करे, नहीं होता है तो काउंसलर से शेयर करे कि मेरे मन में ये चीज आ रहा है, इस कारण से मैं मन से तैयार ही नहीं हो पा रही हूँ। तब क्या होता है कि जो काउंसलर होते हैं वो इस चीज को अच्छी तरह से समझते हैं और उसको ओवरकम करवा सकते हैं, उनके माइंड को रेडी कर सकते हैं। और उसके बाद माँ जब चाहती है कि नहीं अभी तो मुझे होना ही है, तो बहुत अच्छा होता है पूरा जो ये प्रोसीड्योर होता है वो पूरा प्रेगनेंसी का। अंडरस्टूड? एम आई क्लियर टू यू? हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते।
हाँ सर, मेरा 5 मंथ रनिंग चल रहा है और हमारे ना मतलब 1 मंथ से जो है ना पसली में ना बहुत दर्द हो रहा है, दोनों राइट लेफ्ट। देखिए, इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा, क्योंकि ये मेडिकल पार्ट है। मेरा तो टोटल साइकोलॉजिकल पार्ट है, तो मेडिकल क्या रीजन हो रहा है, एक बार आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो बहुत अच्छी तरह से आपको हेल्प कर पाएंगे, चिंता की बात नहीं है। ओके सर। ठीक है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा एक 5 साल का बच्चा है, तो अभी सेकेंड प्रेगनेंसी। तो मेरा मैडम को है ना ज्यादा से ज्यादा एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, पूरा रात भी बैठे रहते हैं, मतलब इतना ज्यादा प्रॉब्लम रहता है। तो इसके लिए कुछ सोल्यूशन है? देखिए, एसिडिटी का जहां तक बात है, इसमें भी दो रीजन होते हैं, मेडिकल पार्ट होता है, एक साइकोलॉजिकल पार्ट होता है। ऐसा देखा गया है कि जो ज्यादा स्ट्रेस करते हैं उनमें एसिडिटी का प्रॉब्लम बहुत स्वाभाविक हो जाता है, जो बहुत स्ट्रेस करते हैं। तो अभी इसका अगर वो करते हैं तो उसका रीजन फाइंड आउट करके उस चीज के ऊपर काम करना होगा। सेकेंडली, और मान लीजिए कि उनका क्या मेडिसिन लेना है, नहीं लेना है, ये भी देखना होगा कि उसका कुछ इफेक्ट है कि नहीं। तो आप पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ज्यादा स्ट्रेस ले रही है, इस कारण से उसका एसिडिटी हो रहा है, तो फिर उसको थोड़ा सा काउंसलिंग हेल्प उनको प्रोवाइड अगर करते हैं, जिससे वो खुद को हल्का कर सकती हैं, तो हो सकता है कि उसका एसिडिटी वाला प्रॉब्लम भी ठीक हो जाए। ओके सर, थैंक यू। ओके जी। एनी मोर क्वेश्चन? हेलो सर, गुड इवनिंग। जी, गुड इवनिंग, बोलिए। हेलो हेलो। आई थिंक उनका उसमें कुछ प्रॉब्लम है सर। आई थिंक इतना ही होगा। We'll just wait for 15 more seconds and then we can wind off. Sure. हेलो हेलो, सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सब बात क्लियर है? जी बोलिए। सर, मैं ये बोल रही थी कि मेरी एक भतीजी है 15 मंथ की। तो उसका मतलब डॉक्टर ने ऐसे बोला है कि 5 mm का दिल में होल है, तो क्या उसका लास्ट ऑप्शन मतलब वो सीजर ही हो सकता है, बाकी वैसे नहीं उसका कुछ उपाय है? एक्चुअली ये टोटल मेडिकल पार्ट है, इसलिए आपको थोड़ा डॉक्टर से ही कंसल्ट करना होगा। सर वो 15 मंथ की हो गई है, बिल्कुल मतलब चलती भी नहीं है, और ऐसे वॉकर में रख दे तो वॉकर के मतलब सहारे चलेगी, बाकी वो खड़ी ही नहीं हो रही है। जैसे हम उसे फिंगर पकड़ा के खड़ा करना चाहते हैं तो खड़ी नहीं होती है। अच्छा, तो उसका मतलब क्या ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है कि मतलब हम डॉक्टर से सजेस्ट करें, आप कुछ सजेस्ट करेंगे इसके लिए कि क्या करें? देखिए, वो डॉक्टर ही पहले उसको टोटल देख के एनालिसिस करके उसके बाद ही वो बता पाएंगे। तो आप अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लें, तो वो बता पाएंगे। क्योंकि मैं जो डील करूंगा अभी टोटल साइकोलॉजिकल पार्ट जो होते हैं, तो वो चीज मैं आपको बता पाऊंगा, क्योंकि मेडिकल फैक्टर में बहुत सारे रीजंस होते हैं, तो इसको बिना देखे सजेस्ट करना, बताना वो सही नहीं होगा। ओके, थैंक यू डॉक्टर। सेशन वाज वेरी इंफॉर्मेटिव। आप सबका समझ आया होगा लग रहा है। जिसका भी इसका अलावा कोई और डाउट्स हो, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालिएगा, ताकि डॉक्टर बाकी जो उसमें डॉक्टर हैं और राखी मैडम जो हैं और आपका रेस्पेक्टिव एडमिन्स हैं, वो उसको कोऑर्डिनेट करके उसको क्लियर करेंगे। जैसे मैडम ने शुरुआत में बताया, राखी मैडम ने, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल कीजिए। आज का लेक्चर के लिए डॉक्टर अमित विश्वास का बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। अभी हम इसको मीटिंग को समाप्त करते हैं। जी जी, थैंक यू सो मच आप सभी को। और मेरा वीडियो ऑन नहीं हो पा रहा है किसी कारण से, टेक्निकल रीजन से। बाकी आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।